सी पुरानी चाय की दुकान अभी भी खुली थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दे रही थी। दुकान पर दो आदमी बैठे चाय पी रहे थे। अरे सुरेश, सुना है इस स्टेशन का एक बंद प्लेटफॉर्म भी है जहां रात को कोई नहीं जाता। हाँ, लोग उसे प्लेटफॉर्म शून्य कहते हैं। कहते हैं वहां आधी रात के बाद अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन मुझे तो ये सब अफवाह लगती है। इतने में पीछे से एक भारी आवाज आई। अफवाह नहीं बेटा, वो सब सच है। दोनों ने मुड़कर देखा। लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग, सफेद बाल, हल्की दाढ़ी, हाथ में पुराना चमड़े का बैग और आंखों पर मोटा चश्मा लगाए धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे थे। चाय वाला उन्हें देखते ही सम्मान से खड़ा हो गया। आइए कुबेर बाबू, आपकी ही कमी थी। नमस्ते कुबेर बाबू, हम लोग प्लेटफॉर्म शून्य की चर्चा कर रहे थे। सच बताइए, क्या वहां सचमुच कुछ है? कुबेर बाबू कुछ पल चुप रहे। उन्होंने स्टेशन की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली। मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर रह चुका हूं। 30 साल तक यहां नौकरी की है। अपनी आंखों से ऐसी घटना देखी है जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुकान पर बैठे सभी लोग एकदम शांत हो गए। कुबेर बाबू ने धीरे से अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और बोले, ये कहानी है भोला नाम के एक कुल्ली की और उसके उठाए हुए उस आखिरी सामान की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। भोला भाई, आज रात ड्यूटी पर मत जाओ। न जाने क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। अरे शंकर, 30 साल हो गए इस स्टेशन पर कुल्ली का काम करते हुए, अब किस बात का डर? रात की गाड़ियों में ही तो असली कमाई होती है, ज्यादा टिप मिलती है। भोला भाई, ये स्टेशन दिन में तो ठीक लगता है, पर रात को कुछ अलग ही माहौल हो जाता है इसका। खासकर जब से वो पुराना प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। तू भी अंधविश्वासी बातों में पड़ गया शंकर। चल, मुझे देर हो रही है, गाड़ी आने का वक्त हो गया। गोरखधाम जंक्शन एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन था जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म चालू थे, पर एक छठा प्लेटफॉर्म, जिसे स्टेशन के पुराने नक्शों में प्लेटफॉर्म शून्य कहा जाता था, बरसों पहले बंद कर दिया गया था। उस प्लेटफॉर्म पर अब घास फूस उग आई थी। उसकी टूटी फूटी छत से बारिश का पानी टपकता था और उसका इस्तेमाल बस पुराना सामान रखने के लिए किया जाता था। भोला इस स्टेशन पर पिछले 30 सालों से कुल्ली का काम कर रहा था। उसकी एक पत्नी थी, सुमित्रा, और एक जवान बेटा, विजय, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। भोला की मेहनत की कमाई से ही उसके बेटे की पढ़ाई का खर्चा चल रहा था, इसलिए वो कभी भी रात की ड्यूटी छोड़ने में आनाकानी नहीं करता था, चाहे कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। उस रात आधी रात के करीब 12:30 पर गोरखधाम एक्सप्रेस स्टेशन पर आने वाली थी। इस स्टेशन की आखिरी गाड़ी उस रात के लिए। भोला अपने लाल कुर्ते और बिल्ले के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था, गाड़ी का इंतजार करते हुए। स्टेशन पर उस वक्त बहुत कम लोग थे, ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। बस चाय का एक स्टॉल अभी भी खुला था। गाड़ी अपने तय समय पर आई, लोहे के पहियों की तेज चरचराहट के साथ प्लेटफॉर्म पर रुकी। यात्री उतरने लगे, ज्यादातर मजदूर और छोटे व्यापारी, जो अपने अपने बैग और बोरे लेकर उतर रहे थे। भोला अपनी आदत के मुताबिक तेजी से यात्रियों के पास जाकर उनका सामान उठाने की पेशकश करने लगा। तभी गाड़ी के सबसे आखिरी डिब्बे से एक अकेली औरत उतरी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो एक पुराने ढंग की गहरे रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसके साथ एक बहुत बड़ा पुराने जमाने का लकड़ी का ट्रंक था, जिस पर पीतल की मोटी पट्टियां लगी हुई थीं। मैम साहब, सामान उठा दूं क्या? कहाँ जाना है आपको? औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया। हाँ भैया, ये ट्रंक बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जाएगा। इसे प्लेटफॉर्म शून्य तक पहुंचा दो। यह सुनते ही भोला के माथे पर बल पड़ गए। उसे 30 साल के अनुभव में पहली बार किसी यात्री से यह सुनने को मिला था कि उसे प्लेटफॉर्म शून्य जाना है।
जबकि वो प्लेटफॉर्म तो बरसों पहले बंद हो चुका था और वहां से कोई गाड़ी नहीं जाती थी। मेम साहब, प्लेटफॉर्म 0 तो बंद है बरसों से, वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं आती जाती। शायद आप किसी और प्लेटफॉर्म की बात कर रही होंगी। भैया, मुझे वहीं जाना है। मेरी गाड़ी वहीं से पकड़नी है। बहुत जरूरी सफर है, मुझे देर नहीं करनी। भोला ने कुछ पल के लिए सोचा। पैसों की तंगी और ज्यादा टिप की उम्मीद में उसने आखिरकार उस भारी ट्रंक को उठाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद बूढ़ी औरत को कुछ गलतफहमी हुई होगी, पर उसे वहां तक छोड़कर सही रास्ता बता देगा। ठीक है मेम साहब, चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। जैसे ही भोला ने उस ट्रंक को उठाने के लिए हाथ लगाया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो लकड़ी के किसी बक्से से नहीं आनी चाहिए थी। ट्रंक का वजन भी असामान्य रूप से भारी था, इतना भारी कि भोला को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे उठाने के लिए। हालांकि देखने में वो इतना बड़ा नहीं लग रहा था। ये ट्रंक इतना भारी क्यों है, जैसे इसमें कोई इंसान भरा हो? उसने इस अजीब ख्याल को अपने मन से झटक कर अपनी ताकत लगाकर ट्रंक को अपने कंधे पर उठाया और उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा, जो पहले से ही बिना किसी की मदद के तेज कदमों से प्लेटफॉर्म के उस बंद हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, जहां जाने के लिए एक जंग खाई प्रवेश निषेध का बोर्ड लगी बैरिकेड को पार करना पड़ता था। मेम साहब रुकिए, वहां जाने का रास्ता बंद है, हमें दूसरी तरफ से घूमकर जाना पड़ेगा। पर औरत ने बिना रुके, बिना पीछे मुड़े सीधे उस बैरिकेड के नीचे से निकलकर आगे बढ़ना जारी रखा, जैसे वो रास्ता उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। भोला हैरान होते हुए भी उसके पीछे पीछे गया, ट्रंक के भारी वजन के नीचे हांफते हुए। जैसे ही उसने बैरिकेड पार किया, उसे स्टेशन का माहौल बिल्कुल बदला हुआ महसूस हुआ। प्लेटफॉर्म 0 की तरफ बढ़ते ही हवा में एक अजीब सी सीलन और पुरानी जली हुई लकड़ी जैसी गंध फैलने लगी। दूर से आती हुई रोशनी भी अचानक धुंधली पड़ने लगी, जैसे कोई कोहरा सब कुछ ढक रहा हो। हालांकि रात साफ थी। मैम साहब, ये प्लेटफॉर्म तो सच में बंद है, यहाँ कोई ट्रैक भी नहीं है, अब सब उखाड़ दिया गया था। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलती रही। भोला ने कोहरे में ध्यान से देखा तो उसे प्लेटफॉर्म 0 की टूटी फूटी छत के नीचे कुछ धुंधली सी परछाइयां खड़ी दिखाई दी, जो पुराने जमाने के कपड़ों में अपने अपने सामान के साथ किसी गाड़ी का इंतजार करती हुई लग रही थी। ये सब क्या है? यहाँ इतनी रात को इतने लोग कहाँ से आ गए? तभी उसे दूर से एक भाप के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल पुराने जमाने की गाड़ियों जैसी, जो आजकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। भोला को याद आया कि उसके पिता, जो खुद भी इसी स्टेशन पर कुल्ली थे, अक्सर बताते थे कि बरसों पहले अंग्रेजों के जमाने में इसी प्लेटफॉर्म से एक भाप की गाड़ी चला करती थी, जो एक भयानक हादसे में पटरी से उतर गई थी, जिसमें सैकड़ों यात्री मारे गए थे। औरत, जो अब तक भोला से थोड़ी दूरी बनाए हुए चल रही थी, अचानक रुक गई और धीरे से पलटी। इस बार उसके चेहरे से घूंघट थोड़ा सरक गया था और भोला ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। औरत का चेहरा जला हुआ, बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखें बिना किसी पलक के सीधे भोला को घूर रही थीं। मेरी गाड़ी आ रही है भैया, बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ। आज मुझे यह सामान लेकर उसमें चढ़ना है। भोला डर के मारे पीछे हटने लगा। ट्रंक उसके हाथों से लगभग छूटने ही वाला था, पर एक अजीब सी अदृश्य ताकत जैसे उसे पकड़े रहने पर मजबूर कर रही थी। उसके हाथ ट्रंक के हैंडल से जैसे चिपक गए हों। मैम साहब, मुझे जाने दीजिए, मैं ये सामान यहीं रख देता हूँ, मुझे वापस जाना है। नहीं भैया, तुम्हें यह सामान मेरे डिब्बे तक पहुंचाना ही होगा। यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। कुली कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। धुंध और गहरी होती गई और उस भाप के इंजन की सीटी अब बहुत करीब से सुनाई देने लगी, साथ ही पटरियों पर लोहे के पहियों की तेज गड़गड़ाहट भी। भोला ने बहुत कोशिश की कि वो ट्रंक को गिराकर वापस भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे, बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे थे। कोई बचाओ, शंकर, कोई है यहाँ? पर उसकी आवाज जैसे उस घने कोहरे में कहीं खो गई।
बाहर असली दुनिया में किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। धुंध में से एक धुंधली सी भाप उगलती हुई पुरानी रेलगाड़ी की आकृति उभरने लगी, जो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों की खिड़कियों से पुराने जमाने के जले हुए झुलसे हुए यात्रियों के चेहरे झांक रहे थे। चलो भैया, मेरा डिब्बा वो रहा, आगे वाला। मेरा सामान वहीं रख दो। भोला की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, जैसे उसका शरीर उसके अपने बस में न रह गया हो। वो जैसे किसी सम्मोहन में हो, उस भूतिया गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ट्रंक अभी भी उसके कंधे पर था। उसके मन के किसी बहुत गहरे कोने में उसे अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे विजय का ख्याल आया, पर वो ख्याल भी धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा था। उधर असली दुनिया में शंकर, जो चाय की दुकान पर बैठा था, उसे लगा कि भोला को गाड़ी उतरे हुए काफी वक्त हो गया है, पर वो अभी तक वापस अपनी जगह पर नहीं लौटा। उसे भोला की कही हुई बात याद आई कि आज उसका दिल घबरा रहा था, और उसने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भोला को ढूंढना शुरू कर दिया। भोला भाई कहाँ हो तुम? कुछ देर ढूंढने के बाद शंकर को दूर प्लेटफॉर्म 0 की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो जंग खाई बैरिकेड हिलती हुई नजर आई, जैसे अभी अभी कोई उसके नीचे से गुजरा हो। शंकर का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग हमेशा इस बंद प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी देते थे। कहीं भोला भाई उस तरफ तो नहीं चले गए? शंकर ने हिम्मत करके बैरिकेड के पास जाकर आवाज लगाई। भोला भाई, अगर तुम उस तरफ हो तो जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी दूर से आती हुई भाप के इंजन की सीटी की धीमी आवाज सुनाई दी, जो शंकर को बहुत अटपटी लगी, क्योंकि इस स्टेशन पर बरसों से कोई भाप का इंजन नहीं चलता था। शंकर डर के मारे पीछे हट गया। उसने तुरंत स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ दौड़ लगाई। स्टेशन मास्टर साहब, जल्दी आइए। भोला भाई कहीं गायब हो गए हैं। मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म 0 की तरफ चले गए। स्टेशन मास्टर, जिनका नाम त्रिपाठी जी था, यह सुनते ही उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। भगवान, फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगा था कि इतने सालों बाद शायद वो शांत हो गई होगी। साहब, आप जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ शंकर, ये स्टेशन बरसों पुराना राज छुपाए बैठा है। सन 1943 में अंग्रेजों के जमाने में इसी प्लेटफॉर्म से एक भाप की गाड़ी चलती थी, जो हर रात इसी वक्त आधी रात के बाद एक खास मंजिल के लिए रवाना होती थी। उस साल एक भयानक तूफानी रात में पुल पार करते वक्त गाड़ी की पटरी टूट गई और पूरी गाड़ी नदी में जा गिरी। उसमें सवार करीब 200 यात्री सब के सब वहीं मारे गए। हे भगवान, फिर उस औरत का क्या, जिसका ट्रंक भोला भाई उठाकर ले गए? वो औरत, कहते हैं, उस हादसे की सबसे पहली शिकार थी। उसका नाम था विमला। वो अपने पति से मिलने जा रही थी, पहली बार अपनी शादी के बाद। जब गाड़ी हादसे का शिकार हुई, उसका डिब्बा सबसे पहले नदी में गिरा और आग लगने की वजह से उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जल गया, इससे पहले कि उसकी मौत होती। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम भोला भाई को वापस ला सके? शायद एक तरीका है शंकर, पर बहुत खतरनाक है। मेरे पिताजी ने बताया था कि विमला की आत्मा सिर्फ उसी को छोड़ती है जो उसे यह यकीन दिला दे कि उसका पति अब उसका इंतजार नहीं कर रहा, कि उसे जाने देना ही सबके लिए बेहतर है। और उसकी गाड़ी की सीमा में जाना अपने आप में बहुत खतरनाक है। वहां से जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन है। साहब, मुझे कोशिश करनी होगी। भोला भाई मेरे भाई जैसे हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। त्रिपाठी जी ने शंकर को रोकने की बहुत कोशिश की, पर शंकर का इरादा पक्का था। उन्होंने आखिरकार हार मानते हुए अपने पास मौजूद कुछ पुरानी चीजें शंकर को दी। एक पुरानी घड़ी, जो उस हादसे वाली गाड़ी के एक बचे हुए यात्री की थी, और कुछ पवित्र राख, जो स्टेशन के पास बने शिव मंदिर से लाई गई थी। ये घड़ी अपने पास रखना, ये असली समय दिखाती रहेगी, चाहे उस भूतिया दुनिया में समय कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो।
और यह राख अपने माथे पर लगा लेना। इससे तुम्हें कुछ हद तक सुरक्षा मिलेगी। शंकर ने वो घड़ी अपनी जेब में रखी और राख अपने माथे पर लगाई। फिर हिम्मत जुटाकर उस जंग खाए बैरिकेड की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बैरिकेड पार किया, वही घना कोहरा, वही सीलन भरी गंध उसे भी घेरने लगी। उसने देखा कि दूर धुंध में वो पुरानी भाप की गाड़ी अभी भी खड़ी थी और उसके एक डिब्बे के पास भोला की धुंधली सी आकृति खड़ी थी। अभी भी वो भारी ट्रंक कंधे पर लिए हुए, जैसे किसी गहरी नींद या सम्मोहन में हो। भोला भाई, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, चलो मेरे साथ। भोला ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। शंकर, तुम यहाँ मत आओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी विमला की आत्मा अपने जले हुए चेहरे के साथ गाड़ी के डिब्बे से बाहर निकली। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इसे यहाँ से मत ले जाओ, ये मेरा सामान लेकर मेरे साथ चलेगा या उसका। उन्हें देखकर राहत की सांस ली। तुम दोनों सुरक्षित वापस आ गए। ये पहली बार हुआ है कि कोई इस प्लेटफॉर्म से जिंदा वापस लौटा हो। उस रात के बाद भोला कई दिनों तक बीमार सा रहा। उसे बुखार और बुरे सपने आते रहे, पर धीरे धीरे वो सामान्य होने लगा। शंकर की बहादुरी और समझदारी की खबर पूरे स्टेशन के स्टाफ में फैल गई और उन्हें रेलवे प्रशासन की तरफ से भी सराहा गया।